हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। मैं दामिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। और आज आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारी कला की सीरीज़ चल रही है। क्लास 11th की जो आपका आर्ट एंड कल्चर या फिर आर्ट एंड फाइन आर्ट वाला जो सिलेबस है उस पे हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा जो सिलेबस है वो हमने देख लिया था। अब बारी है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सिंधु सभ्यता से संबंधित। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें हमें कला के कौन कौन से रूप मिलते हैं उनको एक बार हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक परिचय ले लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो विकास है वो सिंधु नदी है उसके आसपास हुआ। दूसरी बात कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हड़प्पा नामक एक स्थल है जो कि पाकिस्तान में है। वहाँ पे सबसे पहले खुदाई हुई और इसके साक्ष्य मिले तो जो वैज्ञानिक थे वो चकित रह गए कि इतनी मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ईंटें मिल रही हैं। फिर और खोदा गया तो देखे कुएं मिल रहे हैं, अन्नागार मिल गए, कुछ स्नानागार मिल गए। फिर जब खुदाई लगातार जारी रही तो देखा कि इसमें इसके नीचे तो पूरा का पूरा एक शहर समाया हुआ है। और वो शहर भी ऐसा वैसा नहीं था, वो शहर भी ऐसा था कि उसमें जो शहर था वो पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से बनाया हुआ था। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें जो नालियाँ होती हैं वो भी इस तरीके से बनाई गई थी कि वो ऐसी प्लान्ड वे में कि उनका जो गंदा पानी है वो सड़कों पे ना आए। आप सोच सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से शहरों को बनाया गया था। तो वैज्ञानिक भी बहुत ही ज़्यादा चकित रह गए। और उसके बाद जब उन्होंने खुदाई की और जब खुदाई करते करते जब वो अब आप देखे होंगे कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर जो महाराष्ट्र का दैमाबाद है वहाँ तक ही सभ्यता विकसित थी और इसका विस्तार था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता तो उसमें से एक जो हड़प्पा शहर है वो उसका प्रमुख एक शहर था। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, उसका जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और आज का अफ़गानिस्तान इन तीनों क्षेत्रों में था। सबसे पहले हड़प्पा में खोज हुई, उसके बाद बाकी शहरों में खोज हुई, बाकी जो क्षेत्र थे। और करते 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 आप देखोगे कि इसका कहाँ से कहाँ तक संबंध था। यहाँ तक कि जो हड़प्पा वासी थे ऐसा माना जाता है कि इनका मेसोपोटामिया एक दूसरी सभ्यता रही है जो इराक में रही है, उनके साथ भी इनका संबंध था, ये व्यापार आदि करते थे। तो अगर हम इसका विस्तार देखें तो भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। भारत में हम देखते हैं कि कालीबंगा है, लोथल है गुजरात में, बालाकोट है, राखीगढ़ी है हरियाणा में, उसके बाद धोलावीरा है और एक और क्षेत्र था रोपड़। ठीक है, इन क्षेत्रों में भारत में आप देखोगे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगर हम इसको स्टेट वाइज देखें तो हम देखते हैं कि राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है। इन क्षेत्रों में हमें इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो और साक्ष्य ही नहीं मिले बल्कि ये पूरी की पूरी विकसित सभ्यता थी। इन्होंने व्यापार हो, इनका गृह निर्माण तकनीक हो या फिर शहर कैसे निर्माण किए जाते थे उस तरीके की जो तकनीक है सभी का इन्होंने बहुत अच्छे से विकास कर रखा था। कला के हमें बहुत ही सुंदर प्रारूप मिले हैं। लेकिन एक जो बहुत दुखने वाली बात है वो ये है कि अभी तक हम इनकी जो लिपि है उसको नहीं पढ़ पाए हैं। अगर हम इनकी लिपि को भी पढ़ लेते हैं तो हम बहुत अधिक जानकारी इनके बारे में प्राप्त कर सकेंगे, जो कि अभी हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि इनकी लिपि को ना अभी तक एक्चुअली पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए तो ये एक थोड़ी समस्या बनी हुई है। बाकी बहुत जो वैज्ञानिक हैं, जो पुरातात्विक हैं, उन्होंने काफ़ी सारी जो जानकारी है वो जुटा ली है। बस लिपि जो है उसको पढ़ने की अभी कमी है। तो आज हम देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं और आपकी ना सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक मूर्तियां लगी हुई हैं, उनको ही हम लोग समझेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताओं में इसकी जो कला है, कला में मुहर है, ठीक है, बाट है, मूर्तियां हैं, स्नानागार मिले हैं। तो ये इस सभ्यता की बहुत ही एक कह सकते हैं कि विशेषताएं रही हैं इसकी, क्योंकि ये बहुत विकसित रूप इनका प्राप्त होता है। इसके अलावा गृह निर्माण की जो तकनीक है, घर बहुत अच्छे से बनाए जाते थे इस तरीके से कि प्राइवेसी मेंटेन रख सकें। और तो और कुएँ बनाए जाते थे ताकि कोई बाहर से आ रहा है तो वो आराम से नीचे, अगर बाहर कुआँ है तो पानी पी के अपनी प्यास बुझा सके। ऐसे कई सारी सुंदर सुंदर हमें वहाँ के जो घर हैं उनके प्रतिरूप
में लें, लेकिन आज तो वो बंजर अवस्था में है, बट फिगर्स के माध्यम से हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हड़प्पा सभ्यता का। अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। आप सभी ने देखा है कि हमारे कुल 4 से 5 टॉपिक ही हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो अब जो टॉपिक नंबर 1 है वो है डांसिंग गर्ल, यानी कि एक नर्तकी की मूर्ति। तो आप इस मूर्ति को देख सकते हैं। ये जो मूर्ति है वो एक नर्तकी की मूर्ति मानी गई है, यानी कि एक डांसिंग गर्ल है। आप लोग अगर देखोगे ना तो भी आपको थोड़ा-सा लगेगा ही कि हाँ, ये लग रही है ऐसी मूर्ति, क्योंकि इसने हाथ में इतने सारे बैंगल्स डाले हुए हैं, जिस मुद्रा में ये खड़ी हुई है और एकदम शांत चित्त मुद्रा में है। तो ये जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी की जो कलाकृति है, उसमें एक सर्वोत्कृष्ट कीर्ति मानी गई है। और ये जो मूर्ति है वो काँसे की है। किससे बनी हुई है? काँसा, एक प्रकार का धातु होता है। तो ये काँसे से बनी हुई है और इसको ढला के बनाया गया है, यानी कि काँसे को पिघला के उसको साँचे में डाल के फिर ठंडा करके तब इस मूर्ति को बनाया गया है। और ये जो मूर्ति है वो 4 इंच की है, ठीक है। फिर देखते हैं कि इस मूर्ति का जो ये कलर है वो काला, त्वचा कैसी है इसकी? काली त्वचा है। और विशेषताओं को देखते हैं। वह लगभग निर्वस्त्र है, यानी कि जो आपने देखा है कि निर्वस्त्र है, उसके लंबे केश हैं और सिर के पीछे एक उसने जो अपने बाल हैं वो गुथे हुए हैं। इसके अलावा उसने अपने हाथ में आप देखो कि भुजाओं पे चूड़ियाँ डाली हुई हैं। वह अपनी दाएं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहनी हुई है। तो मैं आप लोग को इमेज के माध्यम से इसको दिखाना चाहूँगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हाथ में बैंगल पहनी हुई है, उसके बाद कड़ा डाली हुई है। इसकी जो मुद्रा है आप लोग देख सकते हैं कि आज भी अगर हम कभी-कभी फ़ोटोज़ या फिर आपने देखा होगा तो कुछ सेलिब्रिटीज़ को या फिर कुछ जो भी लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं तो ये पोज़ कई बार वो लोग वो करते हैं। तो इसके गले में आप देखोगे कि नेकलेस इसने पहना हुआ है, एकदम आँख बंद करके शांत चित्त खड़ी हुई है ये। फिर उसके बाद कि कौड़ियों से बना उसने अपने गले में एक हार पहना हुआ है जो उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। उसका जो दाहिना हाथ है वो उसकी कमर पे है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की जो मुद्रा है उसमें घुटनों से कुछ ऊपर बाईं जंघा पर टिका हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये जो जिस अवस्था में ना वो खड़ी हुई है, ये अवस्था एक्चुअली भारतीय जो नर्तक हैं, मतलब जो नृत्य करते थे उनकी मुद्रा लगती है, इसीलिए इसको कहा गया है ये डांसिंग गर्ल है। उसकी जो आँखें हैं वो बड़ी-बड़ी हैं, नाक थोड़ी-सी चपटी है और ये जो आकृति है वो भाव अभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओत-प्रोत है। आपने देखा ही होगा, मतलब अगर आप लोग अभी भी इसको देखोगे तो काफ़ी एनर्जेटिक नहीं लग रही आपको ये, मतलब कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसके फेस से वो एक एनर्जी वाली फीलिंग आ रही है। तो वही चीज़ जो विशेषताएँ हैं उसमें आपको लिखनी है। फिर हमारा टॉपिक नंबर 2 है पुरुष का धड़, ठीक है? पुरुष का धड़ ये मूर्ति भी हमें पाई गई है हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं, वहाँ पे जब खोज की तब ये मूर्ति मिली। अगर आप इस मूर्ति को देखोगे, तो आप बहुत ही अच्छे से अनुमान लगा पाओगे कि इसमें शरीर की बनावट है, उसको किस प्रकार से बनाया गया है। और तो और जो हाथ है, उनको लगाने के लिए आप देखोगे कि इसमें होल है, छेद बनाए गए हैं ताकि आराम से हाथ को फिट किया जा सके, ठीक है? तो ये एक मूर्ति पाई गई है, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो ये पुरुष धड़ की ये मूर्ति जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। किससे बनी है? लाल एक पत्थर होता है जिसको लाल बलुआ पत्थर कहते हैं, उससे ये बनी हुई है। फिर उसके बाद इसमें सिर और भुजाएँ जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बनाए गए हैं। तो हुआ ये कि इसमें, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि हाथ नहीं है, तो हाथों को अलग से जोड़ा जाता था, सिर को अलग से जोड़ा जाता था, इसलिए गड्ढे बनाए गए हैं। फिर धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया, यानी कि जो ये हिस्सा है इसको बहुत ही सोच समझकर बनाया गया। और आप लोग अगर देखोगे तो बिल्कुल ये हूबहू ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी पुरुष का ये शरीर है, मतलब इस अगर हाथ भी जोड़ दिए जाएं तो आप देख सकते हैं कला का क्या रूप, मतलब किस उच्च स्तर पर कला उस समय पहुंच चुकी थी। उसके बाद आप लोग देखोगे कि कंधे अच्छे से पके हुए हैं, और पके का मतलब है अच्छे से आप देख सकते हैं कि बने हुए हैं। फिर पेट कुछ बाहर निकला हुआ है, ठीक है, लगता है इसने ज़्यादा खाना खा लिया है। उसके बाद तो ये कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और एक और चीज़ अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँ, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि कहाँ जो आरंभिक मानव था वो शैल चित्रकला पे विश्वास कर रहा था, अभी तक वो शैल चित्र ही बना रहा था। उसके बाद आप देखोगे कि वो पुरापाषाण काल, फिर हमने बात की थी पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और
हड़प्पा सभ्यता जिस काल में आती है उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में ये होता है कि हमारे पास ना स्त्रो मतलब साहित्यिक साक्ष्य, जैसे आपको कुछ लिखा हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आपको कुछ वस्तुएं भी मिल जाएंगी, लेकिन जो लिखा हुआ मिलेगा आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये एक समस्या बनी हुई है, तो इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल तक आते आते आप लोग देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि का भी विकास हो चुका था, क्योंकि वो लोग जो हड़प्पा वासी थे वो मेसोपोटामिया से मिस्र की जो सभ्यताएं थी उनके साथ वो लोग अनाज का लेन देन, मतलब अनाज को वो करते थे, अनाज के आदान प्रदान से और भी वस्तुएं खरीदते थे। फिर हमारा अगला टॉपिक है मातृ देवी की। ठीक है, गॉडेस। तो ये मातृ देवी की हम बात करते हैं। ये मातृ देवी अगर आप देखोगे, भले हालांकि एनसीईआरटी और जो बाकी बुक्स हैं वो भी ऐसा ही लिखते हैं कि कितनी ज़्यादा भद्दी लग रही है ये। भद्दी इन द सेंस कि उस सेंस में नहीं, कि किस तरीके से इनको बनाया गया है, इनके जो नैन नक्श हैं, इनके जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो किताबें भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति करती हैं। जैसे मातृका मूर्तियाँ, जो मातृ की मूर्तियाँ हैं वो सिंधु घाटी की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। तो ये मूर्तियाँ क्या दिखाती, देखिए आपने इससे पहले की मूर्ति देखी वो पुरुष धड़ की है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है ये एक नॉर्मल लौकिक मूर्ति है। फिर आपने उससे पहले देखी डांसिंग गर्ल की, वो भी आपको सिंपल लग रही है, उसका कोई भी धर्म से संबंधित नहीं है। लेकिन आप जब इस मूर्ति को देखते हो तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ जो ये मूर्ति है मातृ देवी की, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहे होंगे, हो सकता है कि ये उनकी देवी हो। तो ये क्या है, ये धार्मिक परंपराओं की प्रतीक है उनकी। ये मूर्तियाँ आमतौर पर भद्दी हैं, अपरिष्कृत शैली में बनी है, यानी कि बहुत ही, देखिए आपने अभी दो मूर्ति देखी वो कितनी सुंदर बनी हुई है। तो ये जो मूर्ति बनी हुई है ये मिट्टी की बनी हुई है। और आप लोग जानते हैं कि मिट्टी की मूर्तियाँ, मतलब जिस मिट्टी से, जैसे चिकनी मिट्टी से बनी हुई है, तो बहुत अच्छे से उसको नहीं लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और अगर उसको बनाया ही शुरुआत में ऐसा रहा होगा तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। इसीलिए तो ये जो मूर्तियाँ हैं वो आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा भद्दी है, अपरिष्कृत शैली में, यानी कि बहुत अ, अच्छी शैली में नहीं बनाई गई हैं, जो मातृ देवी की प्राचीन कल्पना को व्यक्त करती हैं कि ये मातृ देवी की प्राचीन मातृ देवी रही होंगी उनकी कोई, और ये उनकी जो कल्पना है उसको अभिव्यक्त कर रही हैं। मूर्तियाँ खड़ी, जो मूर्ति है वो क्या है, खड़ी अवस्था में है। इसके अलावा जिनमें उन्नत उरोजों पर हार लटका हुआ है और कमर पर अधोवस्त्र और करधनी पहनी हुई है। तो आप देख सकते हैं अधोवस्त्र और करधनी यहाँ पे ये पहनी हुई है, हार इनके गले पे लटका हुआ है, इन्होंने मुकुट लगाया हुआ है और ये खड़ी अवस्था में है, मतलब कि एक जो पोज है इनका वो स्टैंडिंग पोज है। उसके बाद आगे की अगर विशेषताओं को देखें तो सिर पर पंखे जैसा आवरण बनाया हुआ है, वो हमने देख लिया। दोनों तरफ प्याले नुमा उभारदार मूर्तियों की विशेषताएं हैं। फिर गोल गोल आंखें, चोंच जैसी नाक है, चीर जैसा मुंह है। इन आकृतियों को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी की पूजा और सिंधु घाटी की धार्मिक मान्यताओं को उजागर करती हैं। तो इससे हमें ये, इस मूर्ति को देखने पे आपको ये नहीं पता करना है कि अच्छा ऐसी मूर्ति थी, बल्कि आपको ये ध्यान में रखना है कि अच्छा जो सिंधु घाटी के लोग थे उनकी भी कुछ धार्मिक मान्यताएं थी। जैसे आज भी होता है कि हम अपने, आज अगर आप देखोगे मूर्ति कला का विकास तो मुख्यतः इस फॉर्म में हुआ है। आज भी हमारी जो सबसे ज़्यादा मूर्तियां हैं वो हम धार्मिक क्षेत्र में ही प्रयोग करते हैं। कितने सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हम त्योहारों पे लाते हैं, और सामान्यतः भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी वो पाई जाती हैं। तो वो हमारी धार्मिक आस्था को प्रकट करती हैं। वैसे ही जो हड़प्पा वासी थे, ये भी हो सकता है कि उनकी देवी रही हो। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इनकी इस मूर्ति को बनाया, और ये बाकी मूर्ति से अलग है। आप लोग देखेंगे वो डांसिंग गर्ल, ठीक है, फिर आपने वो जो पुरुष की मूर्ति है वो आपने देखी। फिर आपने इस मूर्ति को देख के तो आपको लग भी, जैसे आज भी आप देखोगे कि जो हमारी हम मतलब हम भगवान को मानते हैं तो उनकी जो मूर्तियाँ हैं उनको भी हम लोग इस तरीके से ही बनाते हैं। उनके हाथ में गले में काफ़ी ज्वेलरी होती है और बहुत ही सुंदर वस्त्र से मुकुट आदि पहने होते हैं। तो इस अनुमान के आधार पर ही हम ये बात जान पाए कि ये जो मूर्ति है वो मातृ देवी की है। ठीक है, उसके बाद अगली जो है वो है वृषभ। ये वृषभ की प्रतिमा है, और ये जो वृषभ की प्रतिमा ये कांसे की प्रतिमा है। ठीक है, आपको इसकी फ़ोटो से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि ये शाइन मार रही है। तो ये किसकी बनी हुई है, ये कांसे की बनी हुई है।
और हड़प्पा सभ्यता को आप एक नाम और भी देते हैं, वो है कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि एक ऐसा समय जिसमें कांसे का प्रयोग भी शुरू हो गया था। और कांसा दो धातुओं को मिलकर बनता है, टीन को और तांबे को मिलाकर। तो मोहनजोदड़ो में पाई गई कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें क्योंकि इसमें एक जो भारी भरकम वृषभ है उसको आक्रामक मुद्रा में बखूबी दिखाया गया है। ये जो वृषभ है, क्योंकि हड़प्पा काल में हड़ जो वृषभ था उसको खेतों में प्रयोग करते थे। तो आप लोग देखोगे कि अभी भी वो वही चीज़ बनी हुई है। आप लोगों ने अगर शुरू में देखा था कि क्या क्या विषय होते थे कला के, तो वही सामान्य जनजीवन के विषय ही रहे हैं कला के हमेशा। यही विषय हमें हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलता है कि वृषभ की बना दी, डांसिंग गर्ल की बना दी, धार्मिक प्रथाओं से संबंधित कोई है तो उनकी बना दी, कोई सामान्य पुरुष है, कोई राजा है, कोई बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति, उसने अपनी बनवा ली। तो ये क्या है, ये सभी हमारे जनजीवन के ही विषय हैं। इसके अलावा हमें एक और मूर्ति मिली है विशेष, जो ये वृषभ की है। आप देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है और जिस तरीके से इसको बनाया गया है, मानो ऐसा लगता है कि सच में कोई वृषभ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वृषभ की प्रतिमा है वो कांसे की है। इसमें वृषभ को गुस्सा, एक भारी भरकम दिखाया गया है और बहुत ही आक्रामक मुद्रा में इसको दिखाया है। वृषभ जो है वो गुस्से में अपना शरीर दाएं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है। उसके गले में यहाँ पे एक रस्सा बंधा हुआ है, गुस्से में दाएं ओर अपना सिर को उसने घुमा रखा है। फिर आप देखोगे कि यही इसकी एक्चुअली विशेषता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी बुक में भी बहुत लिमिटेड ही इनके बारे में जानकारी दी हुई है, तो इनको आपको स्टडी करना था। और जैसे कि आपसे भी देख सकते हैं कि ये एक बार मूर्तियाँ मैं आपको दिखा दूँ, 4 ही लगी हुई हैं। एक ये वृषभ की प्रतिमा है, और उसके बाद ये एक मातृ देवी की है, फिर पुरुष धड़ की है, और ये डांसिंग गर्ल। फिर हमने शुरू में बात की थी हड़प्पा सभ्यता का, थोड़ा सा परिचय ले लिया था, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा, उसका अर्थ जाना कि क्यों ये नाम है, उसके बाद उसका कहाँ तक विस्तार है, उसका समय क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो इनको हम सभी ने इस चैप्टर में देखा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं आपके डाउट का जो भी मतलब आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।